everyone, what's up? I'm Dr. DP, a fellow vet, and welcome to my channel Veterinary Simplified, where we study everything according to our veterinary curriculum. This is the continuation of the lecture 1 of Veterinary Virology series, that is, History and Introduction to Viruses. So let's start. Viruses are commonly defined as the smallest, 20 to 300 nanometer. Remember the size? Infectious filtrable agents that are obligate intracellular parasites, contains either DNA or RNA, and depend on the biochemical machinery of living cells to copy themselves. एक डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। हम आने वाली स्लाइड्स में वायरस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये डेफिनेशन उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से बनाई गई है। तो फर्स्ट विल डिस्कस those properties, then you can come back again to this definition and you can see that this definition, you'll feel that it's nothing. You'll learn it in minutes, in seconds, sorry. Okay, the next point is viruses cannot be regarded as microorganisms, for they are not cells. वायरसेस आर नॉट सेल्स। डेफिनेशन में कभी भी मत बोलना कि वायरसेस, ऐसे शुरू कर देते हैं बच्चे कि वायरसेस वो सेल्स होते हैं। पहला ही पॉइंट गलत हो जाता है। वायरसेस आर नॉट सेल्स, दे हैव नो राइबोसोम्स। सेल्स की डेफिनेशन क्या होती है? आपने बचपन में सेल पढ़ा था। सेल्स में हम बोलते थे इसके पास ये होता है, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नहीं होते वायरसेस के पास, इसलिए हम उसको सेल्स रिगार्ड नहीं कर सकते हैं। दे हैव नो राइबोसोम्स, नो माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होती है, मेटाबॉलिकली इनर्ट होते हैं। इन सब का क्या मतलब है, इनसे क्या होता है, फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। सिंस डिमिट्री इवानोवस्की इन 1892, पिछले पार्ट में हमने डिस्कस करी थी ये बातें, आर्टिकल डिस्क्राइबिंग अ नॉन बैक्टीरियल पैथोजन जो फिल्टर से पास हो गया था, इन्फेक्टिंग टोबैको मोज़ैक प्लांट्स, एंड द डिस्कवरी ऑफ द टोबैको मोज़ैक वायरस बाय मार्टिनस बेयरिंग इन 1898. More than 11,000 of the millions of viruses species have been described in detail. ठीक है, ये पॉइंट हमने डिस्कस करा हुआ है, विल नॉट रिपीट। स्टडी ऑफ वायरसेस को हम क्या कहते हैं? वायरोलॉजी, सब स्पेशलिटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एवरीवन नोज, बट वी हैव टू टेक अ लुक एट एवरीथिंग एज वी आर स्टडिंग इंट्रोडक्शन टू वायरसेस। इंग्लिश वर्ड वायरस कहाँ से आया? लैटिन वर्ड्स, लैटिन वर्ड से आया है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं इटैलिक में, इट मीन्स पॉइजन। अब इसमें एक मेन बात है जो फेनर में लिखी गई थी। मैं मेरा ज़्यादातर रेफरेंस स्टैंडर्ड वेटनरी टेक्स्ट बुक से होता है, जैसे कि वेटनरी वायरोलॉजी। मैं मेजरली दो बुक्स को रेफ़र कर रही हूँ, मर्फी और फेनर। कुछ भी अलग से मैं कुछ इधर उधर से नहीं उठा के ला रही हूँ। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से रेफर्ड मटेरियल आई विल प्रोवाइड यू, सो हैव पेशेंस, हैव कॉन्फिडेंस। सो ऑल ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, जो हमने ये बात करी है कि वायरसेस आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, तो सारे इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स वायरसेस नहीं होते हैं। अब इनमें एग्जांपल्स, उन एक्सेप्शंस के एग्जांपल्स क्या होंगे? वो हो सकते हैं अहर, लीचिया, एनाप्लाज्मा एंड रिकेट्सिया। और भी होते हैं, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स। ये भी बैक्टीरिया हैं, डीजेनरेट बैक्टीरिया हम बोलते हैं, जिनके पास की मेटाबॉलिक पाथवेज नहीं होते हैं, और इसलिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैकेनिज्म है, वो होस्ट सेल को प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सो दीज आर नॉट वायरसेस बट दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। We'll discuss one by one all the properties of viruses, and you just sit tight and listen carefully, try to remember them. So the first property we'll discuss about, that viruses are filtrable agents. कब से हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि वायरसेस फिल्ट्रेबल एजेंट होते हैं? इमेजिन करिए आपकी, मैं एक बैक्टीरियल फ़िल्टर लेती हूँ जिसके पास पोर्स हैं, ठीक है? ये बैक्टीरिया हमने शो करें और पोर्स हैं। इतने छोटे पोर्स हैं कि बैक्टीरिया नहीं उससे पास हो सकते। तो अगर मैं उसमें एक इन्फेक्टेड सैंपल पोर आउट करूँगी, फ़िल्टर करूँगी, तो क्या लगता है आपको क्या होगा? साइंटिस्ट को लगा था कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स फ़िल्टर में रह जाएंगे और जो नीचे फ्लूइड आ रहे हैं वो स्टेराइल होगा, ठीक है? लेकिन सरप्राइजिंगली उन्होंने डिस्कवर करा कि जो फ़िल्ट्रेट था, जो नीचे पोर होकर के आ रहा था, वो स्टिल इट कॉज डिजीज़ इन
animals and also in plants. This meant that the infectious agent was much smaller than bacteria. साइज वाइज बैक्टीरिया से कुछ ज़्यादा छोटी ऐसी कोई चीज़ थी जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि these infectious particles that at that time it was called filtrable agents and later we recognize them as viruses. तो प्रॉपर्टी हो गई वायरस की एक दैट दे आर फिल्टरेबल एजेंट्स। किसने ये एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया था, किसने नेम किया था? रेफर टू द वीडियो हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी। द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ वायरसेस इज दे आर इनर्ट न्यूक्लियोप्रोटीन्स। इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग समझेंगे। तो बेसिकली वायरस बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एसेंशियल कंपोनेंट्स। द इनर वन इज इट्स जेनोम, जो कि क्या हो सकता है, डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। और जो आउटर इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि प्रोटीन की बनी हुई होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट, जिसको कैप्सिड बोला जाता है। तो इसलिए न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। और इनर्ट क्यों कहा जा रहा है इनको? इनर्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आउटसाइड द होस्ट सेल, अगर होस्ट के बाहर होंगे तो दीज वायरसेस ये कुछ नहीं करते हैं, दे आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। तो इसके लिए दे आर दे द viruses have the property that they are inert nucleoproteins. Okay, so this is the second property of virus. Next property is they are obligate intracellular parasites. पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे जीव जंतु जिनको होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है सरवाइव करने के लिए। यहाँ पे इस जो ये एनिमेशन मैंने शो करा है उसमें दिखाया गया है कि ये जो गेयर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक होस्ट सेल की मशीनरी को। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए, वायरस अकेला एटीपी प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं। वो अपने खुद के प्रोटीन्स बना पाएगा? नहीं। वायरस अकेला कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स नहीं मिलेंगे, आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, कोई भी मेटाबॉलिक एंजाइम्स नहीं मिलेंगे। इसलिए वायरसेस अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, व्हाट इज इट डूइंग, ये एक होस्ट सेल को हाईजैक कर रहा है एक तरीके से, ताकि वो उसकी मशीनरी, इसके गियर्स को इतना ज़्यादा ये यूज़ कर सके कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, वो उसकी चीज़ें चोरी करेगा और अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। इसलिए ऑब्लिगेट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये होस्ट के बाहर सरवाइव नहीं कर सकता है, इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर जाके रेप्लिकेट कर सकता है, एंड पैरासाइट्स। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी is that viruses are non-living entities. Non-living entities क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब यही होता है कि आउटसाइड द होस्ट सेल वायरस एनर्जी नहीं बना सकता है, क्रॉस लगा दिया है। मैंने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। एंड ये एक फैक्ट्री शो करी गई है, तो उस पे भी हमने क्रॉस लगा दिया है, तो इसलिए इसको ये ऐसा रेफरेंस आपको दे रहे हैं कि वायरसेस कैन ऑल्सो नॉट मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स। तो इसलिए सिंस दे हैव नो मेटाबॉलिज्म एंड कैन नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, viruses exhibit a non-living characteristic outside the cell। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आउटसाइड द सेल्स के अकॉर्डिंग रेफरेंस दिया गया है। तो इसलिए वायरसेस की फोर्थ प्रॉपर्टी हमने बताई कि दे आर नॉन लिविंग एंटिटीज आउटसाइड द सेल। However, once they enter a host cell, they behave like a living organism. ये चीज़ हमें add on कर लेनी चाहिए. But if you are writing the properties of virus, you can write safely the fourth property as non-living entities. The fifth property I want to show you is that ये डायग्राम तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि viruses have either RNA और DNA। बात कर रहे हैं हम कब से इस बारे में कि जो जेनोम होता है वायरसेस का, इसमें एक बहुत बड़ा ओर लगा हुआ होता है। वायरस के पास कभी भी डीएनए और आरएनए साथ में नहीं होंगे, या तो उसके जेनोम डीएनए का बना हुआ होगा या आरएनए का बना हुआ होगा, अनलाइक सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल। ओके, डीएनए वायरसेस के एग्जांपल्स, आरएनए वायरसेस के एग्जांपल्स याद आ रहा है कुछ? ये हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस पढ़ेंगे तो विल डिस्कस
all the examples, they are actually very important. Okay, this is a question. ये एक पीएससी का क्वेश्चन है, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। पीएससीज में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इजी लग रहा होगा, बट वी हैव टू डिस्कस इट। वायरसेस आर इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट हैव, ए ऑप्शन है डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन्स, बी ऑप्शन डीएनए एंड आरएनए और प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए और प्रोटीन्स। अब बात ऐसी है, देखो दोस्तों, तुम्हें अभी बहुत इजी लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन जब तुम एक पीएससी के एग्जामिनेशन में बैठे होते हो ना, तो फिर यही क्वेश्चन ना तुम्हें हार्ड लगने लग जाएगा किसी समय में। अभी अगर तुम बिलीव करो नहीं करो, आई डोंट नो, बट लगेगा ये तुम्हें हार्ड। तुम एंड और में जो कंफ्यूज हो गए ना, आई नो दैट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, आई थिंक मेनी ऑफ यू विल चूज दिस, but the correct answer is C. Please think about it. If you have any doubt, please ask in the comment box. Next. Next comes the property of virus, that is, viruses can be naked or enveloped. अब इस नेकेड वायरस में क्या होता है कि वायरसेस ओनली हैव कैप्सिड, और जो ये दूसरा वाला है जिसमें हमने बाहर एक सर्कल बना दिया, जिस जो एनवेलप को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके ग्लाइकोप्रोटीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस पढ़ेंगे तो हम इन एक एक की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये सब क्या है, इनका काम क्या है। तो ये जो दूसरा है, ये एक लिपिड एनवेलप शो करा गया है, जो कि डिराइव किससे होता है, होस्ट सेल मेम्ब्रेन से ही होता है, ठीक है ना। जो ये लिपिड एनवेलप है वो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से डिराइव होता है। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया कि जो वायरसेस हैं वो या तो नेकेड रहेंगे या वो एनवेलप्ड रहेंगे। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि विच वन इज़ मोर रेजिस्टेंट इन द एनवायरनमेंट। I will not answer it. You have to answer it in the comment box below. And all the answers, ये जो मैं सब कह रही हूँ ना कि आप नीचे आंसर करिए नीचे आंसर करिए, तो इसके जो आंसर्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को दे दूँगी। तब तक प्लीज़ ट्राई एंड प्लीज़ आंसर। Coming on to the next property, that is the property number 7, that viruses show no binary fission. डिवीजन के लिए जो है वायरसेस बाइनरी फिजन का सहारा नहीं लेते हैं। बैक्टीरिया यहाँ पे शो किया है मैंने, बैक्टीरिया जो है आपने पढ़ा होगा, दे शो बाइनरी फिजन, बट वायरसेस कैन नॉट डिवाइड लाइक दैट। तो वायरसेस कैसे डिवाइड होंगे, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इनटू टू, वायरसेस अपने आप को पहले डिसेंबल करते हैं होस्ट सेल के अंदर जा कर के, ठीक है, और फिर वो अपना जीनोम को रेप्लिकेट करेंगे होस्ट सेल की मशीनरी यूज़ करके। जीनोम रेप्लिकेट हो जाएगा तो उसके बाद वो अपने आप को वापस असेंबल करेंगे, नए वायरस पार्टिकल बनाएंगे और वो होस्ट सेल से बाहर जाके अपने दूसरे सेल्स को रेप्लिकेट मतलब इन्फेक्ट करेंगे। तो वायरल रेप्लिकेशन भी एक अलग टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड है, विल डिस्कस इन द फर्दर लेक्चर्स। देन द एट्थ प्रॉपर्टी इज वायरसेस कैन नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। बैक्टीरिया के मीडियाज याद करते हैं हम, पर आज तक आपने किसी वायरस स्पेसिफिक मीडिया को याद करा है? करा है तो आपने गलत करा है, क्योंकि वायरसेस डू नॉट ग्रो इन न्यूट्रिएंट ब्रॉथ्स या फिर कोई मीडिया लाइक बैक्टीरिया। व्हाई? बिकॉज ब्रॉथ प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट बट वायरसेस नीड लिविंग सेल्स, रिमेंबर। तो ब्रॉथ में न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं लेकिन लिविंग सेल्स तो नहीं है, तो इसलिए नो ग्रोथ ऑफ वायरसेस इन ब्रॉथ्स। तो इसलिए वायरसेस रिक्वायर कि मतलब वायर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। इस वाली जो प्रॉपर्टी से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। तो वायरसेस को ग्रो करने के तरीके क्या हैं? वायरसेस को ग्रो करने के लिए चार तरीके हैं। सबसे पहले बात तो होल एनिमल्स, होल लाइव एनिमल्स में आप उनको ग्रो करवा सकते हैं। लिविंग सेल्स मिल जाएंगे आपको इनमें, बिल्कुल मिल जाएंगे। सेकेंड तरीका है लैब एनिमल्स। थर्ड तरीका क्या है, एम्ब्रियोनेटेड एग्स में भी आप इनको ग्रो करवा सकते हैं। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट रिसेंट मोस्ट एथिकली एक्सेप्टेड तरीका इज सेल कल्चर। सेल्स को आप आइसोलेट करेंगे, उनमें वायरसेस को ग्रो करवाएंगे। तो ये चार तरीके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
The property that viruses can be observed only on electron microscope. Okay, so why can't we observe viruses using a light microscope? ये एक light microscope शो करा गया है. They can't be seen in light microscope. Why? Because they are too small. Most viruses हमने बात करी थी कि they are, ranges from 200 to 300 nanometers, which is below the resolving power of a light microscope. Therefore, an electron microscope is needed to observe viruses. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एग्जाम्पल होते हैं टेम एंड सेम. टेम इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेम इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बैक्टीरियोलॉजी में माइक्रोस्कोपी डिस्कस करते समय हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट viruses can be seen only using electron microscopy. Okay, the next property is viruses are host specific. I have to ask you that can canine parvovirus infect every animals? हम उसको specifically बोलते हैं कि हाँ ये canine parvovirus है, तो इसलिए वायरसेस इन्फेक्ट ओनली सेल्स पोजेसिंग द अप्रोप्रिएट रिसेप्टर्स. उसमें ऐसा दिखाया है कि यहाँ पे वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, उसका जो पर्टिकुलर रिसेप्टर है, वायरसेस विल ओनली इन्फेक्ट दोज सेल्स दैट विल पोजेस दैट रिसेप्टर. सो थिंक ऑफ इट एज अ लॉक एंड की mechanism. Without the correct receptor, the viruses cannot enter the cell. So this is also a property of virus. The next property is that viruses infect all the lives. Infect ऑल लाइफ. वायरसेस क्या है ना कि भेदभाव नहीं करते हैं, वो हर लाइफ फॉर्म को इन्फेक्ट कर देंगे. या तो कोई बैक्टीरिया हो, बैक्टीरियोफेजेस उनको कर देंगे. प्लांट हो तो प्लांट वायरसेस देखने को मिल जाएंगे, एनिमल वायरसेस देखने को मिल रहे हैं, ह्यूमन वायरसेस देखने को मिल जाएगा. और अभी एक बात और करें तो फंगल वायरसेस भी, माइको वायरसेस जिनको बोलते हैं, वो भी हमको देखने को मिल जाएंगे. तो ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेगा दैट इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन. सही बात है ना. नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी दैट वी डिस्कस इज द ट्वेल्थ प्रॉपर्टी, जिसको एक ही नाम दे सकते हैं, वायरल पैराडॉक्स. ये वही वाली बात है. आउटसाइड द सेल हम कब से बोल रहे हैं वायरसेस होंगे इनर्ट, दिख ही नहीं रहे, वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे. दे शो नो मेटाबॉलिज्म एंड नो रिप्रोडक्शन. एंड देन इनसाइड ऑफ अ सेल, ये सेल की बाउंड्री हमारी आ गई है, इनसाइड ऑफ दिस सेल they become biologically active and they rapidly replicate. ये इनकी progeny viruses. So yeah, this is also a property. This is why scientists often describe viruses as existing on the boundary between living and non-living. So boundary between living and non-living, a great point. Next is this question from ICRPG 2021. It is about the properties of viruses. The statement one says virus contains only one type of nucleic acid, either DNA और RNA. क्या ये statement सही है? बिल्कुल सही है, हमने अभी डिस्कस करा है. एंड द स्टेटमेंट टू सेज वायरस कैन रेप्लिकेट ऑन इनर्ट मीडिया. क्या ये स्टेटमेंट सही है? आई डोंट थिंक सो. हमने अभी बोला था कि वायरसेस कैनॉट ग्रो ऑन मीडिया. तो what would be the correct answer? The statement one is true, but the statement two is false. And so which is the correct option here? The third option. Third option is the correct one. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. सॉल्व हो गया 2 मिनट में. नाउ ये टेबल थी फेनर की बुक में, और ये कंपेयर कर रही है प्रॉपर्टीज यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और वायरसेस के. इसमें वही प्रॉपर्टीज़ है जो अभी हमने डिस्कस करी है. हमने एक एनिमेटेड और थोड़ा फन वे में हमने उस प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है, बट आप अगर इसको बुकिश लैंग्वेजेस में भी देखेंगे सेम प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी आपको. आप देख लीजिए, अब आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी. लाइक 300 नैनोमीटर डायमीटर, इसमें सारों में इन्होंने प्लस लगा दिया है, बट हमने क्या बात करी थी कि वायरसेस तो 20 to 300 नैनोमीटर साइज़ के होते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ गया है. समझ आ गया. सेकंड, ग्रोथ ऑन लिविंग मीडियम.
नॉन लिविंग मीडियम सॉरी, सो प्लस प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चंस आते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक्चुअली, ये बहुत बार मैंने देखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ग्रो ऑन नॉन लिविंग मीडिया। तो मैनी ऑफ द पीपल दे नो वायरस की प्रॉपर्टी, हम याद कर लेते हैं कि हमें पता है कि हाँ वायरसेस तो मीडिया में ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दीज टू, इनको भूल क्यों जाते हैं हम लोग। रिकेट्सिया रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया ऑल्सो कैन नॉट ग्रो ऑन नॉन लिविंग मीडिया। हम बैक्टीरियोलॉजी में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की बात ऐसी है कि हमने अभी बात करी थी कि वायरसेस कैन नॉट डिवाइड यूजिंग बाइनरी फिजन। देन फोर्थ पॉइंट इज डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए में प्लस आएगा इन सब में, बट यहाँ पे तो डीएनए और आरएनए यूज कर रहे थे हम, तो नेगेटिव ऑफ कोर्स। देन फंक्शनल राइबोसोम इन सब में होगा, इसमें अभी बात करी है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। देन मेटाबॉलिज्म उस रिलेटेड पॉइंट है, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, इन सब में प्लस आ जाएगा। समझ में आ गए सारे पांचों पॉइंट। फेनर की बुक से टेबल उठाई गई है, सब सही है, सब समझ में आ गया, आई होप सो। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ICAR SRF 2021। द क्वेश्चन is from the history of microbiology, that is, who is known as the father of modern microbiology. Okay, now एक एक को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन विच इज गिवन इज एंटनी वैन ल्यूएनहॉक। एंटनी वैन ल्यूएनहॉक को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बिल्कुल कहते हैं, बट क्या हम उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं? नो, ये हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी but not modern microbiology. So this is the wrong option. Second is Louis Pasteur. Louis Pasteur is actually the correct answer. He is the father of modern microbiology. Then comes Robert Koch. He is father of मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। रॉबर्ट कोच बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं, इनके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे बैक्टीरियोलॉजी में। एंड देन कम्स एडवर्ड जेनर, इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात करी थी, ही इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी और फादर ऑफ वैक्सीनेशन। हो गया ये क्वेश्चन, इसमें आंसर होगा द सेकेंड ऑप्शन। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुइस पाश्चर। एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अगर पूछे तो एंटनी वैन ल्यूएनहॉक। नाउ here are some of the questions that I picked from various PSC from our topic history and introduction to viruses. So mainly the paper from this reference is OPSC Orissa PSC 2022 and 2021. The questions are, who is the father of cellular pathology, father of microbiology, ये तो चलो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया, एंटन वैन ल्यूएनहॉक। देन द फर्स्ट बैक्टीरियल genome sequenced, and the who is the father of artificial intelligence. The answers to these questions I will provide in the next lecture. Till then, please solve it and comment down below. And okay, so that's all for the lecture 1 of veterinary virology series, that is history and introduction to viruses. I hope you liked my first video of this channel, and if you liked it, please add a thumbs up, that will motivate me. Also, आपको किसी भी लेक्चर की रिक्वेस्ट हो या फिर आपको कोई भी टॉपिक पहले चाहिए हो, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल प्रोवाइड दोज लेक्चर्स। एंड इफ एनी रिव्यू, एनी थिंग you want to share, कोई correction या कोई improvement I can do in the lectures, you can share that also. And yeah, thank you for watching. Have a nice day.